डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि बाजार अथवा कृषि विपणन। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि कृषि उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है और उसके उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी प्रकृति है, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या उसका क्षेत्र है, किन किन बातों का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज स्टिल अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बार बार हम पढ़ चुके हैं कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है। और यहाँ मैंने ये बताने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कितना है। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले भी था, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। एग्रीकल्चर इज स्टिल प्लेइंग ए वेरी बिग रोल। न केवल यह देश की राष्ट्रीय आय बल्कि रोजगार, जीवन निर्वाह और पूंजी निर्माण के साथ साथ उद्योगों और विदेशी व्यापार में भी कृषि की एक प्रभावी भूमिका है। देश की 50% से अधिक आबादी, यानी मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि आधे से अधिक आबादी अभी भी खेती पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। लगभग 64% श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में चावल, गेहूं, तिलहन, गन्ना और अन्य नकदी फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के सराहनीय योगदान के साथ साथ विश्व में भी कृषि क्षेत्र की साख भारत की बनी है। चाय तथा मूंगफली के उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं, चावल के उत्पादन में दूसरे पर हैं, तंबाकू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं, और इस तरह से हम बहुत से खाद्य और अखाद्य फसलों के क्षेत्र में विश्व के प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत मोटे तौर पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का तात्पर्य कृषि विपणन से है। कृषि विपणन के अंतर्गत वनीय, बागवानी और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन के साथ साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण और अंतर्राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन शामिल है। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित, चाहे वो वनों की उपज हो, चाहे वो फसलों की उपज हो, चाहे वो फलों का उत्पादन हो, उनका श्रेणीकरण, उनका भंडार भंडार भंडारीकरण, उनका प्रसंस्करण और उसको
विपणन के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये सब उस कृषिगत मशीनरी का हिस्सा है जो कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और भारत में सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत आता है। यानी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग दूसरी गतिविधियां हैं उनको करना, सब ये है कृषि विपणन में आता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकृति एवं क्षेत्र को लेकर के। कृषि विपणन की प्रकृति एवं क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास तथा संपूर्ण राष्ट्र की खुशहाली के लिए कृषि विपणन को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि विपणन से, जैसा हमने पहले कहा, कि इसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन से लेकर के इसके अंतिम उपभोग तक की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो भी गतिविधियां शामिल हैं वो सब विपणन के अंतर्गत आती हैं। विपणन की प्रकृति है वो उत्पादन से अंतिम उपभोग तक की क्रियाओं को सम्मिलित करने से संबंधित है। वस्तुतः विभिन्न क्रियाएं कृषिकरण के बहुत पहले ही प्रारंभ हो जाती हैं। विपणन की प्रकृति उत्पादों की प्रकृति और विपणन प्राथमिकताओं से नियंत्रित होती है। यानी विपणन की प्रकृति है वो जो कृषि उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों की प्रकृति, उनका भंडारण, उनका श्रेणीकरण, उनका परिवहन करते हुए अंतिम उपभोक्ता तक शामिल करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हिस्सा है। इसकी प्रकृति उससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो कृषि विपणन का बहुत संकुचित अर्थ लिया जाता है कृषि उत्पादों का बेचान करना, लेकिन इसका तात्पर्य बहुत व्यापक अर्थों में है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण, उनको इकट्ठा करना, श्रेणी विभाजन, उनकी ग्रेडिंग करना, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनमें श्रेणीकरण करना, उनका विधायन करना, उनको सुरक्षित रखना, उनका भंडारण करना, संग्रहण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, परिवहन और भंडारण के लिए जो वित्तीय सहायता की जरूरत होती है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना, और इस दौरान जितनी भी तरह की जोखिम आती है कृषि उत्पादों को के नष्ट होने की, उनके खराब होने तक, या उनको बेच करके उचित दाम मिले नहीं मिले, ये सब जोखिम उठाना भी कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। सामान्यतः कृषि विपणन शब्द से तात्पर्य उन समस्त विपणन कार्यों तथा सेवाओं से है जिनके द्वारा कृषि वस्तुएं उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। ये इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम their beginning to end, from their producer to consumer, उत्पादक से उपभोक्ता तक। इससे जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो परिवहन की हैं, चाहे भंडारण की हैं, चाहे इनको सपोर्ट करने के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता की बात है, या इनकी ग्रेडिंग की बात है, क्वालिटी के आधार पर इनमें अंतर करने की बात है, या इनका स्टोरेज है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। हालांकि ये सही है कि उत्पादन का अंतिम उद्देश्य उपभोग है, लेकिन उस उपभोग तक ले जाने के लिए जितनी भी तरह की
प्रक्रियाएं होती हैं, जितने भी तरह की गतिविधियां होती हैं, उत्पादक उन सब गतिविधियों को संपन्न करता है और इस तरह से यह कृषि विपणन के व्यापक अर्थों में समाहित है। यहाँ दो कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर जॉल और प्रोफेसर खुसरो, उनके अनुसार खाद्यान्न विपणन के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो खाद्यान्नों को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए समय, स्थान, स्वरूप और स्वामित्व आदि विपणन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर की जाती हैं। ये परिभाषा, इसको हम आगे और विस्तारित करेंगे और डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कृषि विपणन की उपयोगिता, उसके समय, विपणन के स्थान, विपणन के स्वरूप और विपणन से संबंधित स्वामित्व परिवर्तन आदि के द्वारा भी तय होती है। यहाँ हमने नीचे लिया है कि कृषि विपणन की उपयोगिता, यानी कृषि पदार्थों की उपयोगिता निम्न आधारों से भी तय होती है। उत्पादन से तात्पर्य उत्पाद के रूप में परिवर्तन करके उसे उपभोग योग्य बनाने, उपभोग के लिए सही समय और उचित स्थान पर उपलब्ध करवाने तथा उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों के स्वामित्व में स्थानांतरित करने से है जो इसका उपभोग कर सकते हैं। इस तरह से ये अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच करके उपयोग में आती है। तो यहाँ जैसा प्रोफेसर खुसरो की परिभाषा है, उसी परिभाषा के अनुसार यहाँ पर चार प्रकार की उपयोगिताएं होती हैं। पहली है स्थान उपयोगिता, यानी स्थान के अनुसार किसी वस्तु विशेष को उसके स्थान के आधार पर अधिक उपयोगी पाया जाता है। कई कृषि पदार्थों की प्रकृति होती है कि वो बहुत समय तक स्टोरेज उनका संभव नहीं है, तो ऐसे उपभोग योग्य पदार्थों की उपयोगिता स्थान आधारित भी हो सकती है। दूसरा समय आधारित हो सकती है, समय के अनुसार भी उपयोगिता तय होती है। उनके रूप, उनका फाइनल जिस शेप में वे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं, उस रूप के आधार पर भी उनकी उपयोगिता को देखा जाता है। और चौथा है स्वामित्व अधिकार उपयोगिता, स्वामित्व के आधार पर भी, यानी वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व हस्तांतरण से भी उसकी उपयोगिता को परखा जाता है। इस तरह से ये चार तरह की उपयोगिताएं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि विपणन की समस्याएं, जो कि एक बड़ा गंभीर विषय है, जो कृषि विपणन पदार्थों को बेचने के दौरान जो उत्पादक हैं उनके समक्ष ये समस्याएं आती हैं। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है कि कृषि विपणन को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाए, लेकिन आज भी किसानों के खेत से बाजार तक ले जाने में अनेक तरह की समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। पहला है भंडारण सुविधा का अभाव। जैसा आप जानते हैं कि भारत में पूंजी का अभाव है, कृषि क्षेत्र में निवेश पर्याप्त मात्रा में नहीं है और सरकारों की उदासीनता के चलते आज भी जो कृषि उत्पाद किसानों द्वारा तैयार किए जाते हैं वो भंडारण सुविधा के अभाव में नष्ट हो जाते हैं और उससे किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। आज भी बहुत से ऐसे कृषि यानी या यूँ कहें कि जो सब्जी और फल इस तरह के हैं जिन्हें भंडारण की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए शीत गृहों के मार्फत एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन किसानों के पास
वित्त के अभाव में और सरकार की उदासीनता के चलते और इस क्षेत्र की तरफ सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं होने के चलते आज भी भंडारण सुविधाएं बहुत कम हैं जिन्हें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यदि इस तरह की भंडारण सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकता है। यदाकदा हम देखते हैं कि जब अति उत्पादन होता है, चाहे वो टमाटर है या सेब उत्पादन है, किसानों को उन्हें सड़कों पर फेंकने तक को मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उनके लिए भंडारण सुविधा नहीं है। दूसरा है ग्रेडिंग और श्रेणीकरण का अभाव। आज भी किसानों के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि उनके सामान का ग्रेडिंग और श्रेणीकरण के लिए कोई सही सटीक मापदंड और कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उन्हें सभी उत्पादों या समस्त उत्पाद का एक ही भाव प्राप्त होता है। यदि उसके उत्पादों का श्रेणीकरण और ग्रेडिंग की सुविधा यदि सरकार उपलब्ध करवाए, सरकार ईजाद करे तो उन्हें और अधिक उचित भाव मिल सकता है। तो श्रेणीकरण का और ग्रेडिंग का आज भी अभाव है, ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र काम नहीं कर रहा है। तीसरा है परिवहन सुविधाओं का अभाव। बहुत जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि उत्पाद शहरी क्षेत्रों को ले जाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लिए न तो पर्याप्त अच्छे रोड हैं, न रेलवे की कनेक्टिविटी है, ना कोई दूसरी परिवहन के साधन हैं। किसान अपने साधनों से ही मंडी तक ले जाने को मजबूर होते हैं और फलस्वरूप उन्हें उचित मार्जिन, उचित लाभ भी नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों को परिवहन के साधन, मंडी तक कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए साधन उपलब्ध करवाए। चौथा है बिचौलियों का बोलबाला। बहुत बड़ी समस्या है देश की आज भी मंडियों में कि किसान बेचारा जी तोड़ मेहनत करके, हर तोड़ सर्दी में मेहनत करके उत्पादन करता है, कृषि उत्पाद तैयार करता है, चाहे फसलों में चाहे वो सब्जी की फसल हो या फ्रूट्स फलों की फसल हो, वो तैयार करता है। लेकिन बिचौलिए इतने मजबूत हैं, बिचौलिया तंत्र इतना सशक्त है कि किसान से औने पौने दामों में खरीद करके उसे ऊंचे दामों पर बेचने की प्रक्रिया आज भी मंडियों में हो रही है और जिसका किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिचौलिए इतने मजबूत हैं, इतना उनका तंत्र मजबूत है कि लाख प्रयासों के बावजूद वो किसानों के कृषि उत्पादों का नीचे से नीचे भाव तय करके खरीदते हैं और उसे ऊंचे दामों पर बेच करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान की आर्थिक स्थिति न तो सुधरी है और न सुधरने वाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं किया गया है। किसान छोटा है, सीमांत है, उसके पास इस तरह की सुविधाओं का अभाव है। अनियंत्रित बाजार की गतिविधियाँ, अनियंत्रित बाजार, अनरेगुलेटेड, यानी बाजार किसी नियम या किसी कानून के तहत प्रॉपर मॉनिटरिंग से काम नहीं करता है। बाज़ारों में आज भी बिचौलियों का बोलबाला है, बाज़ारों में आज भी ऐसे लोगों का बोलबाला है जो भोले भाले किसानों को लूट करके, उनको बहका करके, उनको बरगला करके, उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके आज भी कभी गाय के नाम पर, कभी पक्षियों के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर उसकी फसल से हिस्सा रख लेते हैं और इससे बेचारा किसान हताश और निराश होकर के अपनी फसलें बेचने को मजबूर होता है। बाज़ार में किसी तरह का तंत्र विकसित नहीं है, बाज़ार अनरेगुलेटेड है, बाज़ार एक तरह से किसी नियमों के तहत काम नहीं करता है। नियम हैं
तो उन पर सख्ती नहीं है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में आज भी किसान औने पौने दानों पर फसलों को बेचने को मजबूर है। छठा है बाजार सूचना तंत्र का अभाव, यानी जो सूचना तंत्र है उसके बारे में भी बहुत बार बात की जाती है कि बाजार से संबंधित सूचनाओं के लिए अभी भी ऐसा तंत्र विकसित नहीं किया गया है। यद्यपि सरकार प्रयास कर रही है कि नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करके बाजार संबंधी भावों की जानकारी, बाजार संबंधी कृषि उत्पादों की उपलब्धता, उनकी मांग की स्थिति, उनके पूर्ति की उपलब्धता के बारे में किसानों को अवगत कराया जाए। लेकिन अभी भी किसान अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, उसे इतना ज्ञान नहीं है, उसके पास तकनीकी नहीं है, वो उस तकनीकी को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, और जिसके चलते आज भी किसान हताश और बेबस होकर के अपनी फसलें निम्न दामों पर, नीचे दामों पर बेच करके चले जाने को विवश है। इससे किसान का न तो फायदा हुआ है और न होने वाला है। इसके बाद सातवां है संगठन का अभाव। ये कृषि क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आज भी कृषकों में एकता नहीं है, दुग्ध उत्पादकों में एकता नहीं है, और इसके चलते इसका फ़ायदा वो मुनाफाखोर, वो बिचौलिए उठाते हैं जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यवस्थित करने के नाम पे या उनको उपभोक्ता से और उत्पादक के बीच में व्यवस्थित बनाए रखने के नाम पर आज भी किसानों का शोषण करते हैं। उनमें किसानों में कोई संगठन नहीं है, वो कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि उनका उत्पाद का निम्न भाव है तो उनमें उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उस फसल को रोक सके, क्योंकि उनमें एकता नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है, और यूनिटी के अभाव में अभी भी मार्केट में किसानों के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद अंतिम है कीमतों में मौसमी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस इन द मार्केट। मार्केट में जो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, वो उतार चढ़ाव बहुत बड़ा कारण है किसानों के उत्पादों की निम्न कीमतें प्राप्त होने का, क्योंकि मार्केट में सूचना तंत्र का अभाव है, मार्केट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के चलते जो सीजनल उतार चढ़ाव आते हैं उत्पादों में, जैसे फसली सब्जियों के मामले में हम ले सकते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब टमाटर जैसे उत्पाद का अति उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में जब उसकी बहुत अधिक सप्लाई हो जाती है तो कीमतें इतना कम हो जाती है कि किसान उनको मंडी तक लाने की परिवहन लागत तक उसको नहीं मिलती है, तो वो अल्टीमेटली उसको रोड पर खेतों में ही पशुओं को चराने के लिए या फेंकने को मजबूर होता है। तो ये कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से किसान को उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि किसानों के बारे में एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे उनके कीमतों में जो मौसमी उतार चढ़ाव आते हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, और उन्हें भंडार करके जब उनकी मांग हो तब तक उनको रखने की सुविधा दी जाए। ऐसे शीत गृह और ऐसे भंडार गृह बढ़ाए जाने चाहिए ताकि कम कीमतों के वक्त किसानों के उत्पाद को रोका जा सके, और जब उनकी उचित कीमत हो तब मार्केट में उनको बेचा जा सके। इस तरह से कीमतों में उतार चढ़ाव भी भारतीय कृषि विपणन की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि विपणन एक बहुत चुनौती भरा क्षेत्र है, और इस पर तुरंत सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा कृषकों के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का परिणाम संतोषजनक या सकारात्मक नहीं मिल पाएगा, सरकार चाहे जितना प्रयास करे। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।